हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई एकेडमी। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की। साथ में आपके लिए ना सेबी के भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के वीडियोस पैरेलल में चल रहे हैं। तो अगर आप सेबी का भी प्लान कर रहे हो एग्जाम देने का, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है यूएनडीपी का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके वो सिलेबस का पार्ट है। दिसंबर में ही यूजुअली वो आता है, बट अभी दिसंबर में आपकी एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक कि वो अभी आ पाएगा लास्ट वाला। तो अगर नहीं आता है तो 2024 में जो आपका दिसंबर में HDI आया होगा, उसको आप कवर कर लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में। तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या बोलता है? ये प्रोसेस है जिसमें हम लोगों की जो चॉइसेस हैं उन्हें वाइडन कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं उनके लिए चॉइसेस। वाइड एक्सपेक्ट करें कि भाई आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, और यहाँ पर जो वेलबींग है, ठीक है, उसका कौन सा लेवल वो अचीव करें, ताकि यहाँ पर जो नोशन है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो हम अपना पहुंच पाए। ठीक है, तो इसकी बात होती है। तो ये जो चॉइसेस हैं ये इनफाइनाइट भी हो सकती हैं और चेंज भी हो सकती हैं ओवर द टाइम। तो एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट तीन असेंशियल चॉइसेस हैं जो कि लोगों को एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ की तरफ लेकर जाती हैं। वो क्या है? कि भाई यहाँ पर हमें एक तो अपनी हेल्दी लॉन्ग लाइफ अचीव करनी है, दूसरा हमें नॉलेज एक्वायर करनी है, और तीसरा तीसरा यहाँ पर है कि हमारे पास में ना एक्सेस होनी चाहिए रिसोर्सेज की, ताकि हमारे पास एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। ना व्हाट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? इट में चेंज और इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट फॉर मी ये एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा जहां पर मेरे पास टेंशन नहीं हो कि कल मेरे पास खाना होगा या नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास इनफ क्लोथ्स हो जो मुझे, अगर विंटर है तो विंटर से प्रोटेक्ट कर सके, और अगर समर्स है तो समर से प्रोटेक्ट कर पाए। साथ में यहाँ पर एक प्रॉपर घर जहां पर एक डिसेंट लिविंग कंडीशंस हो, ये हमारे लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड होगा अलोंग विद एजुकेशन, राइट? कि हमारे पास एक लेवल ऑफ एजुकेशन हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच यहाँ पर क्या करती है? एक्सपेंड कर रही है कि ह्यूमन लाइफ की जो रिचनेस है उसको हम समझ रहे हैं, रेदर देन कि यहाँ पर इकोनॉमी कितनी रिच है। नाउ अगर बात करें, बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं ना इंडिया में, हमने देखा है कि भाई लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट जब हम बिहार की बात करें तो वहां पर मूसर कम्युनिटी के बारे में हम देख रहे हैं। वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूरल कम्युनिटीज जहाँ पर बार बार बाढ़ आ रही है, वहां पर लोगों के पास प्रॉपर खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर ना इकोनॉमी कितनी रिच है, कितने ट्रिलियंस की हम इकोनॉमी बन चुके हैं, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम बात करें लोगों की, कि वहां के जो लोग हैं वो यहाँ पर कितने रिच हैं, उनके पास कितना पैसा है कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है उसे अफोर्ड कर पाए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो किस चीज पर फोकस करती है? लोगों के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर और चॉइसेस के ऊपर। लोग, अब यहाँ पर कौन से लोग की बात हो रही है? बात कर रहे हैं हम उन लोगों की जिंदगी सुधारने की जो कि यहाँ पर बहुत ही खराब सिचुएशन में है। ठीक है, हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि भाई अच्छा मेरा देश जो है इसका इकोनॉमी अभी ट्रिलियंस तक जाएगा तो ये ही मेरे लोगों की जिंदगी सुधार देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पर जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, अगर मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो उस तक भी सर्विसेज पहुंच रही हैं, तो ऑटोमेटिकली तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें अज्यूम नहीं करना, हमें फोकस करना है कि इनकी जिंदगी हम सुधारें। तो हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ इनको लेकर जाना होगा। हमें इनकम ग्रोथ जो है एक इंपॉर्टेंट मींस मानना है डेवलपमेंट का। अगर हमारी सैलरीज, हमारी इनकम बढ़ेगी, तभी तो हम यहाँ पर अपने लिए एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, है ना, हेल्थ सर्विसेज एटलीस्ट अफोर्ड कर पाएंगे, बेटर फूड अफोर्ड कर पाएंगे। तो रेदर देन ये एक एंड है सेल्फ, ये एक मीन्स है। व्हाट इज एन एंड एंड व्हाट इज अ मीन्स? तो देखो, इनकम जो है, ठीक है, मुझे कितने रुपीस मिल रहे हैं ये मेरा फाइनल गोल नहीं है। मुझे एक इनकम मिल रही है और उस इनकम से मैं कितनी अच्छी लाइफ को यहाँ पर अफोर्ड कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमें इनकम को एज अ मीन्स ट्रीट करना है, ना कि एज एन एंड। आगे समझ में? नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किसके बारे में बात करता है? कि हमें ना फ्रीडम देना है लोगों को,
कि वो अपनी जिंदगी जैसा चाहते हैं वैसा जी पाए। अब यहाँ पर जैसा चाहते हैं मैं ये नहीं कह रही कि एब्सोल्यूट फ्रीडम देना है, मैं बोल रही हूँ हमको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, हमें यहाँ पर एक एथिकल वे में जिंदगी जीनी है, बट हमें डेफिनेटली फ्रीडम होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि भाई वो यहाँ पर अपनी जिंदगी जो है उसको जी पाए। तो इन इफेक्ट यहाँ पर हमें लोगों की एबिलिटीज को बढ़ाना है और एक चांस देना है उनको कि वो इन एबिलिटीज को यूज कर पाए। तीसरा, चॉइसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट फंडामेंटली हमारी चॉइसेस के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस आई कैन मेक। तो यहाँ पर हम लोग लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो इन चॉइसेस को ही यूज करे, रेदर हम उन्हें एक वाइड स्प्रेड चॉइसेस का मौका दे रहे हैं। मैंने आपको बोला आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ, आप चाहो तो प्राइवेट जॉब में जाओ, आप चाहो तो एक एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है, दिस इज अप टू यू। नाउ यू वांट टू गो फॉर अ जॉब, आप जा सकते हो, बट अगर मैं एक बॉन्डेड लेबर की बात करूं तो व्हाट इज द ऑप्शन दैट दे हैव, डू दे हैव द चॉइस टू गो एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस? नो। बॉन्डेड लेबर्स के साथ क्या है, उनको उन्हीं लोगों के साथ में काम करना है जिनसे उन्होंने कभी या उनके पेरेंट्स ने या उनके किसी एंसेस्टर ने कुछ उधार लिया था। तो यहाँ पर बेचारों की चॉइसेस ही खत्म हो जाती हैं, राइट? तो हमें चॉइसेस प्रोवाइड करनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अब हमारे पास 4 एसेंशियल पिलर्स हैं, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब इसे बहुत ध्यान से समझना। नाउ दीज चैप्टर्स अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, सोशल इश्यूज हो, आपको केवल और केवल ऐसा नहीं कि मुझे एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, डेफिनेटली एग्जाम के लिए पढ़ो, यू आर टारगेटिंग दैट, बट साथ में ना यहाँ पर अपनी भी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी डेवलपमेंट करो और कोशिश करो कि सोसाइटी के लिए भी आप कुछ कर पा रहे हो। ओके, चलो, तो इक्वालिटी की बात हो रही है, हमें क्या करना है, इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटीज की देनी है और रिसोर्सेज देना है सभी इंडिविजुअल्स को, रिगार्डलेस कि उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस क्या है। आज कोई जेल में है, ठीक है, कोई बच्चा है जो जेल में चला गया, जुवेनाइल था, उस पर फेक केस लग गया और वो बेचारा पड़ा है जेल में, ठीक है, तो उसको भी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इसे पढ़ाना है, इसे भी हमें एजुकेट करना है। और कोई बच्चा यहाँ पर बहुत गरीब फैमिली में हुआ है, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन क्या कह रहा है कि नहीं, 14 ईयर्स तक जब तक नहीं हो जाओगे तब तक चाहे हमें आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़े हम करेंगे, बट हर बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन किया जाएगा। तो हम यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज की एक्सेस देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं सभी के लिए कि भाई आप इन्हें यूज करो और अपनी ग्रोथ करो। तो इसमें हमें इनइक्वालिटीज, आपके जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो LGBTQ प्लस कम्युनिटी से हो, राइट? एथनिसिटी यहाँ पर ये नहीं है कि भाई कौन रूरल है, कौन अर्बन है, कौन ट्राइबल है, ये सब चीजें नहीं देखनी है। इनकम, किसकी इनकम कितनी कम कितनी ज्यादा, ये नहीं देखना है, हमें सबको इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज देनी है और अदर फैक्टर्स, ठीक है। देन आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में क्या आएगा, यहाँ पर हमें ना सबकी नीड्स को फुलफिल करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमें ना जुडिशियस यूज करना है ऑफ द रिसोर्सेज प्रेजेंट विद अस, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि ये रिसोर्सेज जो है हमें जो मिल रहे हैं ये हमारे नहीं है, ये दूसरे लोगों के लिए भी बने हैं, ये सबके लिए बने हैं, ये सोसाइटी को यूज के लिए है। तो जो हमारे बाद जनरेशन आएंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू यूज इट। तो हमें यहाँ पर अपनी प्रेजेंट नीड्स को इस तरह मीट करना है कि यहाँ पर दूसरे जो लोग आएंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी एबिलिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सारे जंगल काट कर अभी सारी फैक्ट्रीज नहीं खड़ी कर देनी है, प्रमोट करना है रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूजेस को, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी को हमें इंश्योर करना है। देन आता है प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर एज अ ह्यूमन, ठीक है, हमारे पास में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। हम यहाँ पर फिजिकल वर्क कर सकते हैं, हम मेंटल वर्क कर सकते हैं, हम फिजिकल प्लस मेंटल वर्क कर सकते हैं। तो हमें ह्यूमन पोटेंशियल को एनहांस करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि हम सोसाइटी की तरफ ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें अपने प्रोडक्टिव वर्क और क्रिएटिव एंडेवर्स के थ्रू, ठीक है। हमें क्रिएटिविटी लानी है, इनोवेशंस लेकर आने हैं, जिसमें कि हम कैसे ला सकते हैं वो, हम अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट करें और प्रमोट करें इनोवेशन को। देन आता है एम्पावरमेंट। नाउ यू वुड हैव हर्ड दिस वर्ड अ मेनी टाइम्स, राइट? तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें लोगों को नॉलेज देनी होती है, उन्हें एक्सेस होनी चाहिए रिसोर्सेज की। जैसे हमने देखा है कि भाई रिमोट एरियाज में लोगों के पास में क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं होता,
तो आरबीआई बैंक्स यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू चाहते हैं कि इन्हें क्रेडिट मिले और ये अपना जो भी एग्रीकल्चर फार्म है, बिजनेस है, उसे थोड़ा सा प्रमोट करें, राइट। यहाँ पर हमारे पास एजेंसीज होनी चाहिए जो कि डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, पार्टिसिपेट करेंगे इन देयर कम्युनिटीज। तो इसमें आपके पास में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सोशल इंक्लूजन, ये सभी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो डायमेंशंस क्या है डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो हमें देखना है। सबसे पहले होता है डायरेक्टली एनहांसिंग ह्यूमन एबिलिटीज। अब डायरेक्टली कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फिर नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर यहाँ पर कंडीशंस बनानी है, तो पार्टिसिपेशन, एनहांसमेंट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके बाद में ह्यूमन सोसाइटी एंड राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, ये सब क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनको एक तरीके से एम्पावर करे, कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। तो अभी हम वही पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ से ना स्टैटिक पार्ट भी आता है, तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस यूएनडीपी का प्रेजेंट करता है। पहली रिपोर्ट कब आई, 1990 में। किसने लिया निकाली इसको, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। तो इन दोनों को ही यहाँ पर इसके लिए बेसिकली बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और महबूब उल हक का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ज्यादा था, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये रिलीज हुई थी, तो यहाँ पर हमने हर साल ही होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग थीम्स लेकर आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच की, और लोगों को एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस रखती हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में एक एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस होता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, और एक काइंड ऑफ डिबेट यहाँ पर हो रही होती है। तो ये यहाँ पर इंस्पायर होते हैं थ्रू नेशनल एंड रीजनल एनालिसिस, जो कि यहाँ पर नेचर से होती हैं। यूजुअली यहाँ पर जो हमारे कोर इश्यूज हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या तो फिर रीजनल स्पेसिफिक कंट्रीज जो है वो फेस कर रही हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इस साल क्या आ सकता है, तो हम देख सकते हैं वॉर टोन कंट्रीज इतना ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो हमारे पास है सामने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एचडीआई क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू हम कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट देखते हैं इसके सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में। तो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर, लोगों की उनकी एजुकेशन अटेनमेंट कैसी है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इसके ऊपर बेस्ड है। अब पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने यहाँ पर एचडीआई 1919 में क्रिएट किया, जिसको फर्दर यूज कर हमने कंट्रीज की डेवलपमेंट देखी, एंड ये किसके थ्रू किया गया, यूएनडीपी के थ्रू किया गया। तो एचडीआई यहाँ पर एवरेज अचीवमेंट देखती है 3 बेसिक डायमेंशंस में। दिस डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस। तो पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मेजर करते हैं। दूसरा नॉलेज एज मेजर्ड बाय अडल्ट लिटरेसी रेट, अडल्ट यहाँ पर कितने पढ़े लिखे हैं, विद 2/3 वेट, ठीक है। एंड कंबाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि कितना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, एनरोलमेंट हो रहा है, कितने लोग यहाँ पर एडमिशंस ले रहे हैं, तो इसको 1/3 वेट दिया। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज मेजर्स बाय जीडीपी पर कैपिटा, तो यहाँ पर हम परचेजिंग पावर पैरिटी वाला यूएस डॉलर्स में इसको लेते हैं, तो इससे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करेंगे थ्रू जीडीपी। तो अब यहाँ पर एचडीआई कैलकुलेट करने से पहले एक इंडेक्स होता है ऑफ ईच ऑफ 3 डायमेंशंस, जो कि हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, 3 इंडेक्स क्रिएट करेंगे और फिर फाइनल एक इंडेक्स बना रहे हैं एचडीआई। तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज चूज की जाती है हर एक इंडिकेटर की। तो कैलकुलेशन यहाँ पर जो हो रहा है इस इंडेक्स का, वो 4 इंडिकेटर्स के थ्रू हो रहा है। कितनी डायमेंशंस है, 3 डायमेंशंस। कितने इंडिकेटर्स है, 4 इंडिकेटर्स। क्या क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो अब डायमेंशंस में आपके पास में लॉन्गेटिविटी एंड हेल्दी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर हेल्थ इंडेक्स बनेगा। नॉलेज के थ्रू स्कूल्स, ओल्ड होप नंबर्स, एवरेज ओल्ड स्कूल्स, ठीक है। फिर इंडेक्स बनेगा एजुकेशन, फिर वर्दी लाइफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंस इंडेक्स, और तीनों इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन और एक्सपेंस मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना रहे होते हैं। तो एचडीआई में डायमेंशन और इंडिकेटर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, ये आपका बनाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके अलावा वही सेम ही ग्राफ है ये, इसको आप इस वाले से समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा।
अब आते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। तो इनइक्वालिटीज आपको पता है कि अलग अलग यहाँ पर इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे जेंडर में आप देखेंगे प्रॉपरली यहाँ पर सैलरीज नहीं मिल रही है ना, जेंडर गैप आपको मिलेगा, जेंडर पे गैप। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे इंडिया में देखा जाता है वैसे बाकी कंट्रीज में क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई जो है वो बियॉन्ड द एवरेज अचीवमेंट देखता है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के, ताकि यहाँ पर ये देखें कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो अमंग इट्स रेजिडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम देखते हैं ना, इंडिया का बोलते हैं कि भाई इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं वो टॉप 90% ऑफ इंडिया का वेल्थ अपने पास रखे हुए हैं, और बाकी जो 10% लोग हैं, ठीक है, 10% बचा हुआ है वो बाकी को 90% को मिलता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिव एवरेज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखता है। तो यहाँ पर अंडर परफेक्ट इक्वालिटी आईएचडीआई क्या होगा, इक्वल होगा एचडीआई के, मतलब परफेक्टली यहाँ पर आपकी इक्वालिटी है तो आपके पास में, बट ये आपका एचडीआई से भी नीचे गिर जाता है जब इनइक्वालिटी बढ़ रही है। मतलब हम मान रहे हैं कि भाई कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं, तो फिर आईएचडीआई एचडीआई के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पर इनइक्वालिटी होती है तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो हमारा जो आईएचडीआई है वो एचडीआई से नीचे चला जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 ने यहाँ पर एक नया मेजर निकाला, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर यूएनडीपी के थ्रू ये जो इंडेक्स है ये कॉम्पोजिट इवैल्यूएशन कर रहा है, जिसमें हम लॉस ऑफ अकम्प्लिशमेंट विद इन अ नेशन कैप्चर करते हैं ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सीईओ की पोस्ट मिलनी थी लेकिन उन्हें क्यों नहीं मिली ये पोस्ट, क्योंकि वो यहाँ पर एक फीमेल है, बाकी वो हर चीज में बेहतर थी। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पर लॉस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो गया। तो जो न्यू इंडेक्स था वो एक एक्सपेरिमेंटल मेजर था, ताकि हम यहाँ पर जो शॉर्ट कमिंग्स है प्रीवियस इंडिकेटर्स की उनके लिए एक रेमेडी ढूंढे। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर एम्पावरमेंट मेजर दो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1995 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में आपके पास 3 क्रिटिकल डायमेंशंस आती हैं विमेन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। इंडिकेटर्स क्या क्या है जीआईआई के, तो डायमेंशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके पास 2 इंडिकेटर्स हैं। एक तो होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि भाई यहाँ पर जो बर्थ दे रही है मदर्स, उनमें कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है पर 1000, और अडोलसेंट बर्थ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है एम्पावरमेंट की, इसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में, फीमेल एंड मेल शेयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, कि सेकेंडरी एजुकेशन में हमारे पास में कितने फीमेल्स हैं और कितनी मेल्स हैं। साथ में यहाँ पर अगर एक पार्लियामेंट है तो वहां पर फीमेल्स और मेल्स का सीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जो डायमेंशन है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, इसमें एक इंडिकेटर है आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, कितने मेल्स कितनी फीमेल्स यहाँ पर अपना इंगेज्ड है। इसमें भी हम अर्बन रूरल निकालते हैं ना, इंडिया में भी आता है, जैसे अभी आया हुआ है तो वो आपको एसडीआरआई वाला पढ़ना भी है। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जीडीआई अटेम्प्ट करता है कि कैप्चर करेगा अचीवमेंट्स थ्रू द सेम सेट ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज एज इंक्लूडेड इन द एचडीआई। यहाँ पर हम क्या करें, कैप्चर करेंगे अचीवमेंट्स को जो कि हमारी बेसिक कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, इनकम, और यहाँ पर एडजस्ट करेंगे एचडीआई फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, जीडीआई यहाँ पर जो अचीवमेंट्स हैं बेसिक कैपेबिलिटीज की, उनका भी एक सेम सेट बना रहे हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना हुआ, इनकम आपकी कितनी है, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता है जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। तो जितनी ज्यादा जेंडर डिस्पैरिटी होगी बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट में, उतना ही कंट्री का जो जीडीआई है वो लोअर हो जाता है एज कंपेयर टू एचडीआई। तो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जो 1995 में आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये इंडिकेटर ना हमें ये बताते हैं कि भाई क्या विमेन के पास में अभी इतनी पावर है, या वो इतनी अभी कैपेबल है, एम्पावर्ड है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में, ठीक है। घर से हमें देखो परमिशन लेना है, या फिर हमारी कंट्री ही अलाउ नहीं कर रही है, बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जाता है। मेजर करते हैं बाय विमेन शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स,
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दैट इज शेयर्स यहाँ पर हाई लेवल और प्रोफेशनल पोजीशन का, पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इनकम गैप्स कैसे हैं, है ना, वो सब देखा जाता है। तो बेसिकली क्या देखा जाएगा कि हमारी जो गर्ल्स हैं क्या वो यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए जा पाती हैं, अगर जाती हैं तो मेल वर्सेस फीमेल क्या यहाँ पर रेशियो रहता है, ठीक है, प्रोफेशनल पोजीशन पर कौन कितनी हायर पोजीशन तक जा पाता है, तो ये सारी चीजें हैं। ऑब्स्टेकल्स जो इंडिया फेस करता है इन अटेनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत सारे हैं डेफिनेटली। सबसे पहले तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जो टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन है वो 77% ऑफ द वेल्थ को होल्ड कर रखती है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज आ जाती हैं इन एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सबके पास में रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम बोलें कि भाई पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत अच्छी है, तो हमें याद रखना है कि पर कैपिटा में हम जो एवरेज लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री को भी लेकर चलेंगे और यहाँ पर पुअरेस्ट पर्सन को भी लेकर चलेंगे, तब एवरेज निकाल रहे हैं। देन आता है लो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है, लेकिन आज भी आप जाकर देखो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि हमारे पास में कितनी ज्यादा लैक ऑफ क्वालिटी सर्विसेज है। एजुकेशन के लिए आप देख लो, स्कूल से बंद करवा दिए जा रहे हैं, अब तो अब गवर्नमेंट स्कूल से बंद करवा रहे हैं, ठीक है, उनको बड़ा इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है कोई एक प्रॉब्लम है तो हमने क्या करना है, हमें लगा कि हाथ में दर्द है तो हाथ ही काट देना है, हमने इससे भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। तो ये जो क्वालिटी ऑफ सच सर्विसेज है ये कंसर्न बन गई है इंडिया में। इसके बाद में इफेक्टिव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में आप देखेंगे चाहे आपके पास आप कॉलेजेस ही जाओ, ठीक है, कॉलेजेस की बिल्डिंग्स इतनी पुरानी होती हैं, कोई भी न्यू इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई न्यू इक्विपमेंट्स नहीं सिखाए जा रहे, क्यों न्यू सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करवाया जा रहा, सिलेबस इतना आउटडेटेड चल रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे, यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं अपने सिटीजन्स को। तो स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेट क्लासरूम्स, क्लीन वाटर, ट्रेन्ड टीचर्स, ये सभी नहीं मिल रहे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है, मैल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, बच्चों के पास में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो यहाँ पर या तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं या तो मेल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड रहते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे इंडियन बच्चों में देखा जाता है एंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इनके हेल्थ पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, दिमाग ऐसे बोलते हैं ना कि बादाम खाया करो दिमाग बढ़ेगा, तो वो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड खाओ तभी तो दिमाग बढ़ेगा, यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन लोगों को वो भी नहीं मिलता और यहाँ पर ओवरऑल वेलबींग जो है वो इम्पैक्ट होती है। इसके बाद में सोशल सिक्योरिटी। अब इंडिया में सोशल सिक्योरिटी भी यहाँ पर सिटीजन्स को नहीं दी जा रही, स्पेशली अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो बेसिक बेनिफिट्स जैसे हेल्थ केयर, रिटायरमेंट पेंशन, जॉब सिक्योरिटीज, ये भी हमारे बेसिकली लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टैक्सेस यहाँ पर हम लोग वो लोग नहीं पे कर रहे, तो जीएसटी यहाँ पर इंडिया में सबको पे करना है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमारी पॉकेट से जा रहा है, चाहे हम डायरेक्ट टैक्सेस दें या ना दें, इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ पर इंडिया के हर सिटीजन को देना ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी, तो डिस्पाइट हमने देखा कि भाई रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, जेंडर इनइक्वालिटी एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल बन चुका है ह्यूमन डेवलपमेंट में। विमेन और गर्ल्स जो हैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, जैसे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब यहाँ पर गर्ल्स को क्या बोला जाएगा, शादी के बाद में अगर बच्चा हो रहा है तो आप फिर घर पर रहो, बच्चे को संभालो, राइट। कितनी ही गर्ल्स यहाँ पर इतना अलाउ किया जाएगा उनको, या फिर बेसिकली उन्हें परमिशन ही लेनी पड़ेगी पहले तो, और उनको कितनी ही गर्ल्स को फिर परमिशन लेने पर परमिशन मिल भी जाएगी कि वो घर से 8 बजे के बाद निकल सकती हैं, या फिर उनके पास में पॉलिटिकल पावर है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे बहुत सारे घर वाले क्या करेंगे, उनके आप जॉब पर तो जा सकते हो लेकिन मेक श्योर कि आप जॉब से वापस घर पर 8 बजे तक आ जाओ। आप यहाँ पर केवल जॉब ही कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का बिल्कुल मत सोचना। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस एज अ वुमन फेस करने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं वायलेंस एंड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा होता है,
अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक गर्ल ने सुसाइड कमिट कर लिया एंड शी वाज क्राइंग सो बैडली, मतलब एकदम गट रेंचिंग वीडियो था वो। उसमें उसका डेथ हो गया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज उसके इन-लॉज जो है वो बहुत मारते थे और घर में उसकी और 3 बहनें थी जिनकी शादी बची हुई थी, तो उसको लगता था कि पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। तो अगर वो यहाँ पर इस विशियस सर्कल से ये सोच कर निकल जाती कि मैं अपने आप इकोनॉमिक फ्रीडम मेरे पास है या इतनी एजुकेटेड हूँ, तो शायद वो एक जान बच जाती। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं और ये सब ना सिर्फ सुनने में भी एक नंबर लग रहा होगा या सुनने में कुछ कहानियां लगती होंगी, बट वो जिंदगी जो जीता है अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से सोचे तो कितना पेनफुल है। देन आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये एक पावरफुल टूल है जो कि हमारा ट्रेडिशनल इनकम बेस्ड मेजर से थोड़ा ऊपर जाता है और हम ब्रॉडर और मल्टी फैसेटेड एक्सपीरियंसेस देखते हैं पॉवर्टी के, जो इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था बाय यूएनडीपी और यहाँ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो एमपीआई क्या इवेलुएट करता है? पॉवर्टी को इवेलुएट करता है। हम यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स लेकर चलेंगे और डायमेंशंस लेकर चलते हैं जो कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं साइमल्टेनियसली। तो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम मेजर कर रहे हैं इसके थ्रू, जिसमें हम डेप्रिवेशंस को 3 की डायमेंशंस में लेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब हर एक डायमेंशन को हमने अगेन 10-10 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया है, जैसे कितने साल के लिए आप स्कूल जा पाए हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी यहाँ पर हेल्थ के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी हम देखते हैं, है ना, अलग अलग तरह की नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स देखते हैं, और एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर आपके लिए ये सारे के सारे डायमेंशंस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ में आपके पास आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कोई भी अडल्ट अंडर 70 इयर्स ऑफ एज और चाइल्ड इज अंडर नरिश्ड, वेट हम देंगे 1/5। चाइल्ड मोर्टेलिटी में कोई भी बच्चा जिसकी उम्र यहाँ पर 18 साल से कम की है और उसकी डेथ हो जाती है इन 5 इयर्स प्रीसीडिंग द सर्वे। एजुकेशन में इयर्स ऑफ स्कूलिंग में कितने नंबर ऑफ नो हाउस होल्ड मेंबर एज 10 इयर्स और ओल्डर हैज कंप्लीटेड 6 इयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, कोई भी स्कूल एज चाइल्ड जो कि स्कूल ही नहीं अटेंड कर पा रहा एट द एज ऑफ विच ही और शुड कंप्लीट क्लास 8, उनका स्कूल जाना ही नहीं शुरू हुआ जब उन्हें अभी तक क्लास 8 में पहुंच जाना था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। तो यहाँ पर हाउस होल्ड जो है विद आपका डंग, वुड, चारकोल या कोल है तो ये डिप्राइव्ड है। हाउस होल्ड का सैनिटेशन फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं है, ठीक है, या फिर इम्प्रूव्ड है लेकिन अभी भी दूसरे हाउस होल्ड्स के साथ में शेयर नहीं कर सकते। हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस नहीं है इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर की या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, या फिर यहाँ पर इन्हें पानी लेने के लिए 30 मिनट से भी आगे जाना पड़ रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी डिप्राइव्ड है। अगर इनके पास एटलीस्ट वन ऑफ द रूफ वॉल्स या फ्लोर्स जो है वो इनएडिक्वेट है, फ्लोर यहाँ पर नेचुरल मटेरियल्स का है जैसे मिट्टी विट्टी से बना दिया, या फिर रूफ या वॉल्स जो है वो नेचुरल या रिड्यूमेंट्री मटेरियल्स की हैं कि कब गिर जाए पता ही नहीं चले, जैसे झोपड़ी होती हैं उनकी छतें हमने देखी हैं, है ना। देन हाउस होल्ड जो है यहाँ पर एक से ज्यादा एसेट्स को नहीं ओन कर रहे, अगर रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, या फिर यहाँ पर इनके पास में एंड अपनी खुद की कार या ट्रक नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे इंडिकेटर्स हैं और इनके अलग अलग वेटेज हैं। देन आता है लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंस कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन अ पॉपुलेशन। तो ये एक हेल्पफुल टूल रहता है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरिंग इनइक्वालिटी। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी और एक वर्टिकल एक्सिस होगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको क्या दिखाती है? ये दिखा रही है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रैंक्ड फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस क्या दिखाती है? ये हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम दिखा रही है जो कि यहाँ पर हमारी या फिर वेल्थ एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होल्ड कर रही है। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज यहाँ पर देखो ऐसा होगा ना, हमने देखा अभी 10% पॉपुलेशन के पास 77% वेल्थ है, तो ये 10% के पास में ही इतनी वेल्थ आ गई और बाकी जो है हमारे बाकी लोगों के पास में उससे कम होगी। तो एक परफेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि एक डायगोनल लाइन बनेगी 0 0 से 1 1 की, जिसका मतलब है कि
हर 10% पॉपुलेशन जो है उसके पास 10% इनकम या वेल्थ होगी। तो यहाँ पर ये आपकी जो है लाइन ऑफ इक्वालिटी कहलाती है और ये आपका लॉरेंस कर्व कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर अपना बनाकर चलेंगे, शेयर ऑफ इनकम अर्न। यहाँ पर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ हमारा किस तरीके से जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है। तो इन रियलिटी इनकम और वेल्थ जो है वो रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इक्वली, कहीं भी ऐसा नहीं होता, चाहे वो एक सोशलिस्ट कंट्री लाइक रशिया ही क्यों ना हो। तो मोस्ट लॉरेंस कर्व जो है वो आपके डाउनवर्ड बो करते हैं, with the bottom portion of the curve being closer to the diagonal line, और टॉप पोर्शन जो है वो डिविएट करता है फर्दर। तो जो जितना ज्यादा डिविएशन होगा उतना ही हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी देखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि हमें लॉरेंस कर्व के बारे में पता होनी चाहिए। देखो लॉरेंस कर्व क्या होता है, ये यहाँ पर ना आपको इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन अगर अब बात करें, एक 45 डिग्री का अगर लाइन बन रहा है दैट इज डायगोनल, तो यहाँ पर ये बताएगा कि फ्रॉम द होराइजन एक परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, तो मतलब 20% लोग यहाँ पर 20% वेल्थ जो है वो अपने पास रखेंगे और 50% को। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें लॉरेंस कर्व की, तो ये आपका बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी लाइव करता है। यहाँ पर ये आपका 45 डिग्री से भी ज्यादा अवे बैंड कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये कोइंसाइड कर रहा है आपके इक्वालिटी लाइन के साथ में, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक ही पर्सन के पास सारी की सारी वेल्थ है। ठीक है अब देखो, जो एरिया है लॉरेंस कर्व का और डायगोनल लाइन जो रिप्रेजेंट की गई है, ये हमारा गिनी कोएफिशिएंट बताता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। जितना हायर गिनी कोएफिशिएंट होगा उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। लॉरेंस कर्व यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि इनइक्वालिटी देखे बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज या ग्रुप ऑफ पीपल ओवर टाइम। तो ये मेरे लिए गिनी कोएफिशिएंट बन गया और यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि कितनी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है किसी भी कंट्री में। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज जो है हमारी, उनका इनइक्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो लॉरेंस कर्व एक वैल्यूएबल टूल होता है जिससे कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं या मेजर करते हैं इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, इन्फॉर्म करता है कि भाई पॉलिसी डिसीजंस कैसे हैं और एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी हम प्रमोट किस तरह करें। नेक्स्ट आता है गिनी कोएफिशिएंट। अब गिनी कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें बताता है कि इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व अपॉन टोटल एरिया अंडर द लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो ये आपका 0 से 1 आता है, जहां पर 0 आपको परफेक्ट इक्वालिटी दिखाता है, एवरीवन हैज द सेम इनकम और वेल्थ, और 1 आपको रिप्रेजेंट करता है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब एक ही पर्सन के पास सारी इनकम है, बाकी दूसरे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो आप अब देखो कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको इनिशियली बनाकर दिखाया था, ये इस तरीके से आपकी क्या बन गई, लाइन ऑफ इक्वालिटी बन गई। ठीक है, ये बन गया आपका लॉरेंस कर्व। ठीक, अब लॉरेंस कर्व जब बना, इसके बाद में मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला ए लेंगे, ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या आएगा, गिनी कोएफिशिएंट आ जाएगा। वैसे गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व अपॉन टोटल एरिया अंडर लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो हमारे पास में जितना हायर गिनी कोएफिशिएंट होता है उतनी ही इनइक्वालिटी होती है। एक एग्जांपल से समझाऊं आप लोगों को, एक टेबल या डेटा बना लेते हैं, है ना। मान लो पॉपुलेशन परसेंटेज ले लेंगे यहाँ पर, क्यूमुलेटिव इनकम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब पॉपुलेशन परसेंटेज आपकी 20, 40, 60, 80 और 100 हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव इनकम लेते हैं, तो यहाँ पर मानो 5 हो गया, ये 40 के साथ में आपका 15 हो गया, 60 में आपका 30 हो गया, 80 में आपका 55 हो गया, है ना, और यहाँ पर आपका 100 में 100 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर किस तरीके से हम जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इन पॉइंट्स को अपना
प्लॉट करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर क्या आता है, एक्स एक्सिस पर आता है आपका परसेंटेज पॉपुलेशन और वाई एक्सिस पर आता है क्यूमुलेटिव इनकम, राइट। तो अब अगर हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट्स को तो किस तरीके से बनेगा, एक आपका बनेगा 20 और 5 का, ठीक है, ये अगर 5 है और ये आपका 20 हो गया। फिर आपका बनेगा 40 का और 15 का, 15 40। फिर आपका बनेगा 60 और 30 का। फिर आपका ये बनेगा 80 का और 55 का, सॉरी ये 80 और 55। फिर एक और बनेगा 100 का 100 के साथ में, है ना। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए। अब यहाँ पर अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा एक लॉरेंस कर्व। अब इसको हम लोग एक बार प्रॉपर डायग्राम से समझते हैं। मुझसे ना सही से ड्रॉ नहीं हुआ तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको बना दिया इस तरीके से पॉइंट कर कर ग्राफ को, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। तो लॉरेंस कर्व एग्जांपल है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव इनकम है, वही पॉइंट्स है सारे। तो 20 पर हमारे पास में ये 5 के पास जा रहा था, ठीक है। 40 के अराउंड यहाँ पर आपका ये 30 जा रहा था शायद। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका 100 से 100 जाएगा। इस तरीके से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे बन जाते हैं। 80 पर ये 55 था, तो ये ग्राफ हमारा क्या बन रहा है, ये ग्राफ हमारा बन रहा है लॉरेंस कर्व का। तो यहाँ पर अब समझते हुए चलना कि आपके पास में सबसे पहले तो लॉरेंस कर्व कौन सा बना, ये जो हमने अपना इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया था, राइट। और लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या होती है, लाइन ऑफ इक्वालिटी जो आपके 0 से 0 में शुरू हो रही है और एक डायगोनल व्यू दे रही है, परफेक्ट इक्वालिटी हमें यहाँ पर ये शो करता है। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास में यहाँ पर लॉरेंस कर्व जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब आपको डाउट होगा कि ये जो हमारे पास में गिनी कोएफिशिएंट है वो क्या है ना। तो गिनी कोएफिशिएंट कौन सा होगा बताओ आप लोग, ये होगा एरिया ऑफ इनइक्वालिटी। तो लाइन ऑफ इक्वालिटी और आपका जो लॉरेंस कर्व है इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट ये बनाता है गिनी कोएफिशिएंट। तो ये जो पूरा डेटा मैंने आपको दिया है इसमें गिनी कोएफिशिएंट आपका कितना आना चाहिए, ये आपका 0 से 1 के बीच में आता है, ये है 0.38 जो डेटा मैंने आपको ये जो टेबल बनाकर दिया ना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 0.38 हमें क्या बता रहा है कि मॉडरेट यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी आपके सामने है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये कितनी है, ये आपकी मॉडरेट लेवल पर है, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास एक लार्जर पोर्शन जो है टोटल इनकम या वेल्थ का कंसेंट्रेटेड होता है इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। लोअर गिनी कोएफिशिएंट यहाँ पर एक ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, हमारा वाला 0.38 आया, इसका मतलब लोअर इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पर हमारे पास होगी। तो कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट गिनी कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन। गिनी कोएफिशिएंट एक हेल्पफुल मैट्रिक है और ये हमें हेल्प करता है समझने में कि किस तरीके से एक रिलेटिव मेजर यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए, और ये हमें एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा अबाउट इनकम या फिर वेल्थ लेवल्स। एक कंट्री विद अ हायर गिनी कोएफिशिएंट देन अनदर डज नॉट नेसेसरली मीन कि यहाँ पर सिटीजन्स पुअरर हैं, बट सिंपली की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस इक्वल है। तो ऐसा मान लो कोई एक कंट्री है जिसमें 0.38 था, है ना, किसी में मान लो 0.75 था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो कंट्री है जिसके पास गिनी कोएफिशिएंट 0.75 है ये यहाँ पर ज्यादा पुअर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस ये है कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशन की बात करें तो पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर्स यूज करते हैं इसको ताकि इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी जान पाए किसी भी कंट्री या रीजन में, और कंपेयर कर लेते हैं इनइक्वालिटी लेवल्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है, ऑल्दो ये वैल्यूएबल है इसकी कुछ लिमिटेशंस है, सभी एस्पेक्ट्स इनइक्वालिटी की नहीं पता चल रही। एक्सेस टू हेल्थ केयर में कितनी इनइक्वालिटी है, एजुकेशन में कितनी है, या अदर अपॉर्चुनिटीज में। तो एडिशनली जो डेटा क्वालिटी है और कलेक्शन मेथड्स है वो भी गिनी कोएफिशिएंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी इनकम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उसके लिए प्रॉपर डेटा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड इसी के साथ में हमारा ये जो लेक्चर है ये भी खत्म हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट हमने अब कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज अगर अभी आप हमसे नए नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं
हम आपको मैनेजमेंट फाइनेंस कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड कर चुके हैं YT पर। एंड आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ाया, मैंने प्रॉपरली आपको समझाकर एक्सप्लेन कर पढ़ाया, जिससे कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हेल्प हो, आपके इंटरव्यू में हेल्प हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर ही पाओगे। तो सारी ही चीजों को कवर करते हुए, समझते हुए कि एक एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपके लिए ये सारी चीजें कवर की हैं। बाकी अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, शेयर करना, एंड यू कैन डिस्कस अबाउट अवर सेल्फ और डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है। बाकी ये आपका ही चैनल है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको चाहिए कि भाई मैम आप मुझे ये चीजें और पढ़ा सकते हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।